नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर उषा व्यास, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। हम इस समय भारत में कृषि सुधारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसका एक भाग हमने पहले से ही अध्ययन कल किया था। अब हम आगे के भाग में, जो पहले का भाग हमने देखा था, उसमें हमने ये चर्चा की थी कि कृषि सुधारों की क्या आवश्यकता थी, कृषि के क्षेत्र में जो बिचौलिए थे उनको कैसे समाप्त किया गया, काश्तकारी कानूनों में क्या सुधार किया गया। अब हम देखते हैं कि कृषि के संरचनात्मक ढांचे में और सुधार के लिए भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। अब इसमें हम देखते हैं जोतों की सीमाबंदी। जब जमींदारियों का अंत किया जा रहा था, उस समय प्रत्येक खुद काश्त किसान अथवा भूस्वामी कितनी कृषि भूमि अपने पास रख सकेगा, इसका कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ था। पूर्व में सामंतों ने खुद काश्त के बहाने भारी कृषि भूमि अपने अधिकार में कर ली थी। उसे मुक्त करवाने का एक अच्छा तरीका जोतों की सीमाबंदी को माना गया। जमींदारों के अधिकार में जो भूमि पूरी तरह से कृषि कार्य में नहीं आ रही थी, जबकि कृषि कार्य के लिए भूमि की मांग निरंतर बनी हुई थी, इसीलिए सरकार ने जोतों की सीमाबंदी के लिए कानून बनाना आवश्यक समझा। इससे कृषि की भूमि का केवल कुछ ही हाथों में जो केंद्रीकरण होने का भय था, वो भी समाप्त हो जाता। जोता किसान को भूमि अधिकार मिलने से इस बात की भी अधिक संभावना हो गई थी कि गरीब किसान ऋण के बदले अथवा अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने अधिकार में आई हुई भूमि को बेच सकते थे। इससे एक तरफ भूमिहीनों की संख्या बढ़ती और दूसरी ओर कृषि क्षेत्र में नए सामंत उत्पन्न हो सकते थे। अतः इन सभी क्षेत्रों में नई सभी संभावनाओं को निर्मूल बनाने के उद्देश्य से जोतों की सीमाबंदी के प्रयास किए गए। यह भी महसूस किया गया कि कृषि सुधारों को तभी सफलता मिल सकती है जब प्रत्येक कृषि कार्य करने वाले के अधिकार में रहने वाली ज़मीन की अधिकतम सीमा लागू कर दी जाए। लेकिन कृषि भूमि की सीलिंग यानी हदबंदी के प्रश्न को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस के अंदर भी गंभीर मतभेद उत्पन्न हो गए थे। धनी किसानों को यह भय सताने लगा था कि उनकी जोतों पर भी कानून लग सकता है। यह संभावना भी निर्मूल नहीं थी, क्योंकि जो सत्ताधारी कांग्रेस है वो हम इस समय उसमें भी पर्याप्त अंतर्विरोध इस बारे में थे। जनवरी 1959 में कांग्रेस के जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, उसमें स्थिति और गंभीर हो गई थी। अखिल भारतीय कांग्रेस और विषय समिति में प्रमुख कांग्रेस नेताओं ने जमीन की सीलिंग के कानून का विरोध किया था। इस सब के बावजूद नागपुर अधिवेशन में जो कानून पास किया, उसमें ये कहा गया कि भूमि सुधारों से संबंधित अनिश्चितता को ख़त्म करने के लिए, किसानों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए वर्तमान में और भविष्य की जो भूसंपत्तियां हैं उन पे सीलिंग लागू की जानी चाहिए और दिशा में कानून बनाया जाना चाहिए। और ऐसे सभी कानून 1959 के अंत तक बन जाने चाहिए। इसी में आगे यह कहा गया कि सीमाबंदी से बची ज़मीन पंचायतों को दी जानी चाहिए, जिसका प्रबंधन भूमिहीन कृषि मजदूरों की सहकारी संस्थाएं करेंगी। चूँकि कृषि भूमि का विषय राज्यों का विषय था, अतः इस पर राज्यों की विधानसभाओं को ही कानून बनाने थे। जून 1960 तक अधिकांश राज्यों में कृषि भूमि हदबंदी कानून पास हो गए थे, किंतु उनकी कार्यान्विति में कठिनाई हो रही थी। कृषि भूमि सीमाबंदी कानून बनने के पश्चात इनको कार्यान्वित करते समय स्पष्ट हो गया कि इनसे लघु और मध्यम आकार की जो जोतें हैं वो प्रभावित नहीं होंगी, क्योंकि इन कानूनों के अंतर्गत सिंचित भूमि की सीमा
प्रति किसान 15 से 30 एकड़ और असिंचित भूमि 80 से 100 एकड़ रखी गई। यह सीमा इतनी अधिक थी कि हैदराबाद और बंगाल प्रांत में कोई अधिशेष भूमि प्राप्त नहीं हो सकी। भूस्वामियों ने सीलिंग कानूनों में व्याप्त विसंगतियों और कमजोरियों का लाभ उठाना शुरू किया। 1967 तक कुल 23 लाख एकड़ भूमि को ही सीलिंग से अधिक घोषित किया जा सका। सीलिंग के बाहर भूमि को भूस्वामियों से मनमाने तरीके से नहीं छीना गया, बल्कि जमींदारों को क्षतिपूर्ति अथवा प्रतिपूर्ति रकम का भुगतान किया गया। 1970 तक कोई उल्लेखनीय सफलता इस काम में नहीं मिली। इसका सबसे बड़ा लाभ यह हुआ, गरीब मजदूर एवं भूमिहीन किसानों को यह आशा बंध गई थी कि बड़े भूस्वामियों से जमीनें देर सबेर अधिग्रहण कर सरकार उनमें वितरण करेगी। उन्नीस सौ 71 में केंद्रीय भूमि सुधार समिति के सुझावों को स्वीकार करके सीलिंग कानून के जो मार्गनिर्देशक तत्व हैं उसको उसमें समाहित करके एक नई नीति बनी, जिसमें 4 प्रमुख बिंदु इस प्रकार थे। 2 फसलों वाली नियमित सिंचित भूमि पर सीलिंग 10 से 18 एकड़ के मध्य, असिंचित भूमि की सीलिंग 27 एकड़ और निम्न स्तर की बंजर और सूखी जमीन के लिए सीलिंग 54 एकड़ रखी गई। सीलिंग के लिए 5 सदस्यों के परिवार को एक इकाई माना गया। परिवार पति पत्नी और 3 नाबालिग बच्चों को माना जाएगा। प्रति अतिरिक्त सदस्य पर अतिरिक्त भूमि की इजाज़त दी गई, किंतु भूमि की अधिकतम सीमा 5 सदस्यों वाली पारिवारिक इकाई के दुगने से अधिक नहीं हो सकती थी। सीलिंग से प्राप्त जो भूमि थी उसके बंटवारे में भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को प्राथमिकता दी जानी थी, विशेषकर अनुसूचित जाति व जनजाति के मजदूरों को। भूस्वामियों को ज़मीन के बदले दिए जाने वाले मुआवजे की राशि बाजार भाव से कम रखी गई, जिससे कि भूमि पाने वाले इसका भुगतान कर सकें। इस दिशा में बहुत प्रयास करने के बावजूद अधिक सफलताएं नहीं मिल सकी। जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनसे ज्ञात होता है कि कुल भूमि का 2% से भी कम भाग अधिशेष घोषित किया जा सका एवं कुल कृषि भूमि का मात्र 1% वितरित किया गया। इस प्रकार जोतों की सीलिंग का जो प्रयास है उसकी प्रगति निराशाजनक रही। अब हम कृषि सुधार, भूमि सुधार की दिशा में एक और जो कदम था चकबंदी, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। किसानों को भूस्वामित्व के अधिकार तो मिल गए थे, किंतु इसी के साथ साथ भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई थी। भूमि के उपविभाजन और विखंडन के कारण कृषि सुधारों से लाभ के स्थान पर हानि होने की संभावना थी। इस विखंडन से अनार्थिक जोतों का निर्माण होने लगा। इससे भूमि धारक को विशेष लाभ नहीं होता और कृषि उत्पादन में गिरावट आती। अब हम कृषि जोतों के जो विखंडन के कारण थे उनके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जोतों के विखंडन की समस्या 2 तरह की थी। एक तो जोतों का आकार छोटा, दूसरा ये छोटी छोटी जोतें भी अलग अलग जगहों पर बटी हुई थी। इससे कृषि क्षेत्र में एक समस्या का रूप धारण कर लिया था। विभिन्न कानूनी, सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी कारणों से भारत में जोतों का विखंडन निरंतर होता जा रहा था। चूँकि अधिसंख्य किसानों को आज़ादी के बाद निजी संपत्ति का अधिकार प्राप्त हुआ था, तो इससे किसान जो है अब भूमि को अपने निजी उपयोग के लिए खरीदने, बेचने, हिस्सों में बांटने के लिए काम में लेने लगा। स्वाभाविक है कि भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में
बढ़ती जा रही थी। उत्तराधिकार के कानून के कारण भी उत्तराधिकार का कानून भी भूमि के विखंडन का एक कारण बना। परिवार के मुखिया की मृत्यु के पश्चात भू संपत्ति का उत्तराधिकारियों में बंटवारा होता है और इस बंटवारे के कारण जो जोता भूमि है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती है। यह भी विखंडन का एक प्रमुख कारण बन जाता। इससे भूमि पर जनसंख्या का भार भी बढ़ रहा था। संयुक्त परिवार प्रथा का विघटन होने लगा। संयुक्त परिवार प्रथा के विघटन से भी जोतों के विखंडन को प्रोत्साहन मिला। छोटे किसान को साहूकारों से ऋण के बदले अधिकांशतया अपनी कृषि भूमि गिरवी रखनी पड़ती थी और किसान द्वारा भुगतान नहीं करने की स्थिति में वह भूमि ऋणदाताओं के हाथों में चली जाती है। और भूस्वामी सूदखोर भी जो हैं वो स्वयं तो खेती करते नहीं थे, तो ऋण के बदले में प्राप्त भूमि को टुकड़ों टुकड़ों में बेच देते थे। यह भी जोतों के विखंडन का एक कारण बन जाता था। बटाई प्रथा लगभग 40 से 50% भूमि बटाई अथवा पट्टेदारी के अंतर्गत किसानों को कृषि कार्य हेतु उपलब्ध होती है। ऐसे भूस्वामी जो स्वयं खेती नहीं करते वे ही भूमि पर बटाई करते हैं। उन्हें यह भय रहता है कि कहीं बटाईदार उनकी भूमि पर अधिकार न कर ले, इसलिए वे अपनी ज़मीन एक काश्तकार को न देकर बहुत से काश्तकारों को देते हैं। इस प्रकार इस श्रेणी की कृषि भूमि व्यवहारिक रूप से टुकड़ों में बंट जाती है। ये जो मैंने आपको कारण बनाए ये भूमि के विखंडन के कारण होते थे, जिससे कि कृषि की उत्पादकता बहुत कम हो जाती थी। भूमि का अपव्यय होता था क्योंकि भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती थी। मेड़ और बाड़ लगानी पड़ती थी, तो इससे भूमि का 3 से 5% भाग व्यर्थ हो जाता था। फिर इससे भू राजस्व व्यवस्था में भी कठिनाई होती थी, क्योंकि बार बार भूमि के बंटने से भू राजस्व के संचालन का जो कार्य है उसमें भी बाधा उत्पन्न होती थी और राजस्व विभाग की क्षमता अनुपजाऊ कार्यों में लग जाती थी। यदि एक किसान के पास अलग अलग स्थानों पर भूमि के अलग अलग टुकड़े होते हैं तो वह अपनी शक्ति पूरी तरह नहीं लगा पाता। अलग अलग टुकड़ों में फसलों की देखभाल कर पाना भी कठिन होता है। दूर दूर तक बिखरे ज़मीन के टुकड़ों पर हल बैल और कृषि यंत्र ले जाने में समय और संसाधनों का अपव्यय होता है। इससे जो है कृषि में नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करना संभव नहीं होता, क्योंकि यदि ज़मीन अलग अलग टुकड़ों में बटी है या छोटे छोटे टुकड़ों में बटी है तो उसमें ट्रैक्टर और मशीनों का उपयोग किया जाना संभव नहीं है। तो इसीलिए यह आवश्यक समझा गया कि चकबंदी की जाए। निम्न उत्पादकता, गरीबी में वृद्धि, ज़मीन के आपसी टुकड़ों के कारण विवाद, ये सभी कारण जो हैं इसने प्रेरित किया कि भूमि की चकबंदी की जाए। अब है चकबंदी का लागू होना। इसमें प्रश्न यह आता है कि भूमि के छोटे छोटे टुकड़े में बंटने से जो अनार्थिक जोतें उत्पन्न हो गई थी उन्हें किस प्रकार आर्थिक दृष्टि से उपयोगी बनाया जाए। चकबंदी के लिए मुख्यतः 2 तरीके अपनाए गए। पहला तरीका, एक किसान की भूमि उसे जो अलग अलग जगह पे बटी हुई है उससे उतनी भूमि एक स्थान पर दे दी जाए। दूसरा, कुछ जो छोटे जोत धारक हैं उनके विभिन्न दिशाओं में फैले हुए ज़मीन के टुकड़ों को सामूहिक रूप से एक स्थान पर चक के रूप में दे दिया जाए। वे मिलकर खेती करें और अपना हिस्सा भूमि के आकार के अनुसार बांट लें। द्वितीय प्रकार चकबंदी के साथ साथ सहकारी खेती के अंदर अपनाया जाए तो अधिक लाभ होगा। चकबंदी का विचार स्वतंत्रता के पूर्व भी अस्तित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात पंचवर्षीय योजना
प्रारंभ होने के साथ ही इस पर विचार किया गया और इस दौरान चकबंदी कानून लगभग सभी राज्यों में बन गया। चकबंदी लेकिन कार्य के जो आंकड़े हैं कि उसमें कितनी प्रगति हुई, कितना फ़ायदा हुआ, तो इसमें जो उपलब्ध आंकड़े हैं उनके आधार पर यह कहा सकता है कि इस कार्य में जो प्रगति हुई वो बहुत धीमी थी। इसका कई कारण थे। एक तो चकबंदी ऐच्छिक थी, भारत के कुछ राज्यों में चकबंदी कानून ही नहीं अस्तित्व में है। दूसरा, किसान अपनी पैतृक भूमि से बहुत अधिक लगाव रखता है, वे उसे छोड़कर अन्यत्र भूमि लेने के लिए आसानी से तैयार नहीं होते हैं। तीसरा, पूर्व में प्राप्त भूमि की किस्म और गुणवत्ता अच्छी होती है तो भूमि धारक को यह आशंका होती है कि बदले में उसे अच्छी भूमि नहीं मिल सकेगी। चकबंदी अधिकारियों और कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार भी इसकी प्रगति में बाधक है। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों में तकनीकी ज्ञान का अभाव भी इसके मार्ग में बाधक है। यदि पिछले अनुभवों को ध्यान में रखकर चकबंदी कानूनों और तरीकों में परिवर्तन किया जाए तो भारतीय कृषि के लिए अत्यधिक उपयोगी हो सकता है। अभी तक जितनी भूमि पर चकबंदी हुई है उससे किसानों को प्रत्यक्ष और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को अप्रत्यक्ष लाभ हुआ है। इसके माध्यम से आर्थिक जोतों का निर्माण हुआ। अब हम देखते हैं सहकारी खेती, इसका क्या तात्पर्य है और इसका क्या क्रियान्वयन किस तरह से हुआ, इसकी वर्तमान में क्या स्थिति है। विखंडित जोतों की समस्या के समाधान के लिए विशेषज्ञों के द्वारा सहकारी खेती का पक्ष भी रखा गया। सहकारी खेती में उनका यह कहना है भूमि, मानव शक्ति, कृषि उपकरणों, मशीनों एवं लागत का सही उपयोग संभव है। मशीनीकृत खेती के लिए चूंकि संसाधनों का बहुत अभाव है, अति सहकारी खेती के माध्यम से इसका समुचित उपयोग हो सकता है। बेरोजगारी को खत्म करने में भी यह सहायक हो सकती है। उदाहरण के लिए कृषि यंत्रों का संचालन, कृषि सिंचाई सुविधाओं के निर्माण, मशीनों की रखरखाव, सहकारी कृषि द्वारा उत्पादित माल का विपणन व वितरण, ये सभी कार्य जो हैं वैकल्पिक रोजगार दे सकते हैं। इनके माध्यम से छोटे किसान परंपरागत कृषि तकनीक को छोड़कर आधुनिक तरीके से खेती का लाभ उठा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह बताया जाता है कि इस सहकारी कृषि लाभ की पूंजीवादी प्रवृत्ति से मुक्त होगी और सामाजिक आवश्यकता के अनुसार उत्पादन करेगी, जिससे कि भारत की खाद्यान्न और कृषि संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। भारत सरकार स्वतंत्रता के पश्चात से ही सहकारी खेती को प्रोत्साहित करने के पक्ष में थी, किंतु सहकारी आंदोलन के अंतर्गत भारत में कृषि ऋणदात्री समितियां, सहकारी बैंक, उपभोक्ता भंडार, सहकारी बुनकर संघ, दुग्ध उत्पादन समितियां आदि सम्मिलित हैं। लेकिन हमारा यहाँ पर संदर्भ केवल सहकारी खेती से संबंधित है। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार जब सहकारी खेती पर चर्चा हुई, प्रथम पंचवर्षीय योजना और आगे की पंचवर्षीय योजनाओं में इस पर ठोस कार्य योजना बनी। सहकारी खेती के लिए मुख्यतः दो प्रकार की खेती करने की योजना। पहली, खुद काश्त किसान और भूमि धारक स्वयं अपने खेतों को मिलाकर खेती प्रारंभ कर सकते थे। जो किसान इसमें सम्मिलित हों वे अपनी एक समिति बनाएं और समिति के माध्यम से उत्पादन और लाभ उसमें ज़मीन के हिस्से के अनुसार लाभ बांट लें। दूसरा तरीका इसमें था कि बंजर अथवा खाली पड़ी सरकारी भूमि या हदबंदी अर्थात सीलिंग के अंतर्गत प्राप्त भूमि पर खेती का कार्य सहकारी समितियां कर सकती हैं। इसमें मुख्यतः काश्तकारों, कृषि श्रमिकों एवं भूमिहीन कृषकों को सम्मिलित किए जाने का प्रावधान रखा गया।
सहकारी खेती के साथ इसमें गलत प्रवृत्तियां भी प्रवेश कर गई। 70 व 60 के दशकों में भारत में भूमि सुधारों के संबंध में एक सर्वेक्षण किया गया तो यह पाया गया कि जहाँ तक संयुक्त खेती सहकारी खेती का प्रश्न है, 2 प्रकार की सहकारी संस्थाएं पाई गई। पहले प्रकार की संस्थाएं वे थी जो भूमि सुधारों से बचने के लिए और सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए बड़े भूस्वामियों द्वारा गठित की गई थी। इसमें उन्होंने नकली सदस्यों के रूप में खेतीहर मजदूरों और भूतपूर्व काश्तकारों को सम्मिलित किया था। सहकारी संस्था के माध्यम से सीलिंग और काश्तकारी कानूनों से बचा जा सकता था। प्रभावशाली सदस्य अथवा संस्था के कर्ता धर्ता नकली सदस्यों को कृषि कार्य में लगा देते और उनका इस्तेमाल किराए के मजदूरों या काश्तकारों के रूप में होता। इन सहकारी संस्थाओं को बनाने वालों को राज्य द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता से काफ़ी लाभ होता है। यह सहायता उनको छूट, खाद, बीज, कृषि उपकरण और ट्रैक्टर जैसी चीज़ें प्राथमिक के तौर पर सहायता के रूप में मिलती हैं। दूसरा जो है, इसके अंतर्गत पूर्व में इस्तेमाल न की गई खराब ज़मीनें भूमिहीनों, हरिजनों, विस्थापितों आदि में बांटी गई, किंतु ये अधिक लाभदायक नहीं रही। अतः सहकारी कृषि बहुत अधिक विकसित नहीं हो पाई। सहकारी खेती की समितियों को कोई विशेष सफलता नहीं मिली। सहकारी क्षेत्र में ग्राम सेवा सहकारी समितियों, शहरी सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक इत्यादि ने कृषि क्षेत्र में साख उपलब्ध कराने में सफलता अवश्य हासिल की है। बाकी सहकारी खेती में हमें ज़्यादा सफलता नहीं मिली। अब हम कृषि सुधारों का मूल्यांकन करेंगे तो पाएंगे कि इसमें वांछित सफलताएं हमें प्राप्त नहीं हो सकी हैं। इसके 2 कारण पहले हम ये देखेंगे कि वांछित सफलता क्यों नहीं प्राप्त हुई। तो पहले हम इसके मार्ग में जो आने वाली कठिनाइयां हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी इसमें थी जो भूमि की सीमाबंदी के कानून थे, सीलिंग के कानून, उनमें कमियां थी, कोई एक रूपता नहीं थी। राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी विशेष रूप से इसमें अभाव था। प्रशासन तंत्र की उदासीनता भी इसके लिए निश्चित रूप से उत्तरदायी थी, क्योंकि जब राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है तो प्रशासन तंत्र अपने आप ही उदासीन हो जाता है। इसमें राजनेता, नौकरशाह, समृद्ध किसान, इनकी जो तिकड़ी थी भूमि सुधार के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाली हो गई। इसके अलावा काश्तकार की परिभाषा भी स्पष्ट नहीं की गई थी कि काश्तकार और उसके अधिकार। अधिकतर जो भूस्वामी थे काश्तकारों को भूमि मौखिक रूप से देते थे, उसका कोई प्रमाण नहीं होता था। इस तरह से स्पष्ट परिभाषा ना होने के कारण उसके जो भूमि जोतने वाला है उसके अधिकारों को स्पष्ट नहीं किया सका। इसके अलावा खुद काश्त के लिए ज़मीन की सीमा निर्धारित नहीं करना, क्योंकि ज़मींदारों ने जब ये कानून लागू हुआ था तो तुरंत अपने मनमानी ज़मीनें खुद काश्त के नाम पर अपने अधिकार में रख ली। इससे भारी संख्या में किसानों को अपनी बेदखली का सामना करना पड़ा। और जब सीलिंग कानून लागू किया तो ज़मींदारों ने भूमि अपने अन्य परिवारजनों और रिश्तेदारों के नाम पर सुरक्षित कर ली। इस तरह से बिचौलिए कानून से बचने के लिए, सीलिंग से बचने के लिए जो ज़मींदारों ने, बड़े भूस्वामियों ने तरीका अपनाया वह कृषि सुधारों के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा थी। खुद काश्त की परिभाषा भी स्पष्ट नहीं थी। वास्तव में खुद काश्त उसे करना चाहिए जो भूस्वामी अपने श्रम से स्वयं खेती करे, किंतु खुद काश्त जो है अनुपस्थित भूस्वामी को भी खुद काश्त मान लिया गया। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये भूमि सुधारों के मार्ग में इन्होंने बड़ी बाधा उत्पन्न की। इसके बावजूद भूमि सुधारों के कुछ अच्छे बहुत सकारात्मक परिणाम हुए।
इसमें सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था इसका सामंतवाद की समाप्ति। इसके माध्यम से जो प्रथम कार्य किया गया था बिचौलियों की समाप्ति। ये बिचौलिए केवल भूस्वामी ही नहीं थे बल्कि उन्हें प्रशासनिक शक्तियां भी प्राप्त थी। वे भू राजस्व प्रशासक के रूप में मान्यता प्राप्त थे। इनकी कानूनी मान्यता समाप्त होते ही उनके अधिकार भी समाप्त हो गए और सामंती संरचना समाप्त हो गई। सामंती संरचना के समाप्त होने से जो किसान का भारी शोषण और उत्पीड़न होता था वो भी समाप्त हो गया। किसान से बहुत अधिक बेगार लागतें नकदी अथवा वस्तु के रूप में सामान लिया जाता था। भू राजस्व का भार बहुत ज़्यादा था। इन सब से किसान को मुक्ति प्राप्त हुई। किसानों को भूमि अधिकारों की प्राप्ति हो गई। भूमि सुधारों से पूर्व किसान सामंत की दया पर ही निर्भर था। किराएदार, बटाईदार एवं काश्तकार जैसे थे। इन क्षेत्रों के किसानों को सूदखोर महाजनों से महंगी दरों पर ऋण मिलता था क्योंकि किसान के पास साख का अभाव होता था। अब भूमि किसान की अचल संपत्ति मिल गई, इससे उसे साख और सुरक्षा मिली। अपनी भूमि के प्रति लगाव अधिक बढ़ा और वह अब स्वतंत्र रूप से खेती करता है। इससे कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई। प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास हुआ। जमींदार वर्ग के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई। उसके नियंत्रण से भूमि को मुक्त करवाकर अधिसंख्य किसानों को स्थायी भूमि अधिकार प्रदान कर दिए गए। भारत को यह कार्य प्रजातांत्रिक संस्थाओं, संविधान, संसद, विधानसभा, स्वतंत्र न्यायपालिका के माध्यम से करना पड़ा। इस तरह से इसने भारत में प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास में भी योगदान दिया। भूमि सुधारों से खेतीहर वर्ग की स्थिति में सुधार हुआ, प्रगति हुई उनकी स्थिति में। इससे पूर्व श्रमिकों, भूमिहीन किसानों, काश्तकारों इन सब की दशा बड़ी शोचनीय थी। लेकिन अब उसे भूमि अधिकार मिले। पट्टेदार, बटाईदार और अन्य काश्तकार अब वे अपनी ज़मीन में सुधार और निवेश करने लगे हैं। भूमिहीन जिन्हें सीलिंग से प्राप्त ज़मीन, बंजर जमीन, सरकारी ज़मीन और भूदान से प्राप्त ज़मीनें गरीबी निरोधक कार्यक्रमों में दी गई, वे पहली बार किसी ज़मीन को अपना कहने की स्थिति में आए। इन सब का जो सर्वोपरि परिणाम हुआ वो था कृषि के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। कृषि का अधिशेष बिचौलियों द्वारा लूट लिया जाता था, वह अब किसान के पास बचने लगा। खेती पर मालिकाना हक मिलने से किसान निश्चित होकर विनिमय करने लगा। इससे कृषि विकास की ओर अग्रसर हुई। सहकारी संस्थाओं के द्वारा किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाने लगा। इससे किसान जो है सूदखोर महाजन के चंगुल से मुक्त हुए। कृषि उत्पादन बढ़ाने, भूमि सुधारों को सफल बनाने के लिए सरकारी प्रयासों में तेजी आई। इसके लिए विकास अधिकारी, कृषि प्रसार अधिकारी, ग्रामीण स्तरीय अधिकारी एवं कार्यकर्ताओं का जाल संपूर्ण क्षेत्र में फैला दिया गया। खेती की नई तकनीक अपनाने, उन्नत बीज, रासायनिक खाद और कृषि उपकरण उपलब्ध करवाने, सिंचाई के लघु स्रोतों के विकास, सार्वजनिक निर्माण कार्य इत्यादि में मदद की। इस तरह से कृषि सुधारों के माध्यम से भारत में कृषि के ढांचे में संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ। अब हम आगामी अध्याय में हरित क्रांति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।